अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन विद होल्डिंग टैक्सेस। और पाकिस्तान में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जो विद होल्डिंग के सेक्शंस हैं वो सेक्शन 148 से स्टार्ट होते हैं। आप देख रहे हैं पार्ट 11। तो अगर आपने वो सेक्शन 153 जो आज हम डिस्कस करेंगे इससे प्रीवियस कोई सेक्शन देखना है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और हम ये बात कर रहे हैं लॉ जो टैक्स ईयर 2022 के लिए स्टैंड कर रहा है। मे भी शायद ये वीडियोस आप किसी और टैक्स ईयर में देख रहे हो, यानी 30 जून 2022 के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लॉ में चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन यहाँ हम उसका बेसिक लॉजिक देख रहे हैं। और कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री इसलिए कर रहे हैं कि आपको हर एंगल से एग्जांपल्स के साथ भी और कुछ प्रैक्टिकल बातें और कुछ एफबीआर की तरफ से जो टैक्स हरेसमेंट और डिफ़िकल्टीज़ आती हैं कंप्लायंस में उनकी भी हम बात करें। तो हम यूज़ करें केपीएमजी का टैक्स विद होल्डिंग का कार्ड जो 16 नवंबर 2021 को उन्होंने इशू किया था, लेकिन सेक्शन 153 चूँकि बहुत मुश्किल सेक्शन समझा जाता है विद होल्डिंग के हवाले से, तो पहले हम लॉ में इस वक्त इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मेरे सामने है, सेक्शन 153 है। इसमें ये कह रहा है कि विद होल्डिंग आपने इसका टॉपिक जो है वो ये है कि इनकम टैक्स विद होल्ड करना है जब आप पेमेंट करेंगे गुड्स की अपने सप्लायर्स को, सर्विसेज की अपने सर्विस प्रोवाइडर्स को, और कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी के साथ किया है तो उनको जब आप पेमेंट करेंगे तो आप उनसे विद होल्डिंग करेंगे। और ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन है, सबसे पॉपुलर सेक्शन भी है। अच्छा, अब जब आप विद होल्डिंग करते हैं तो आप दूसरे शख्स को जितनी भी उसने आपको पेमेंट कोट की होती है, 100 रुपये उसने किया है तो आप एक सर्टन परसेंटेज माइनस करते हैं जो हम उस विद होल्डिंग के कार्ड में देखेंगे। फिर उसकी टैक्स लाइबिलिटी वगैरह भी देखेंगे और उसके मुख्तलिफ सिनेरियोज देखेंगे। यहाँ कुछ बेसिक बात हम ये करें कि गुड्स हम उस चीज़ को कहेंगे जो फिज़िकली गुड्स हैं, लेकिन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जब आप गुड्स भी ख़रीदते हैं वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब आप सर्विसेज किसी से एक्वायर करते हैं तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स को भी मेंशन किया गया, तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट या जब पेमेंट फॉर गुड्स से मुराद है कि जब आप सिर्फ किसी से गुड्स ख़रीदें, यानी आप उसे कहें कि यार मुझे लैपटॉप प्रोवाइड कर दें, फर्नीचर प्रोवाइड कर दें, या रॉ मटेरियल आप ख़रीदें, या ऑफिस की स्टेशनरी ख़रीदें, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स है और ये पेमेंट हो रही है सिर्फ गुड्स की। इसी तरह आप अगर किसी लीगल एडवाइज़र को इंगेज करते हैं, अकाउंटेंट को करते हैं, उसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, तो आप वो सर्विस प्रोवाइडर है, क्योंकि वो तकरीबन इन सारी चीज़ों में वो आपको सर्विस प्रोवाइड करें। लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियोज़ होते हैं जहाँ पर जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके अंदर वो गुड्स भी आपको प्रोवाइड करता है और सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। इसकी ऑब्वियस एग्जांपल है जब आप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं या अपना ऑफिस या घर रीफर्निश करते हैं और आप 100% उस शख्स को कहते हैं कि इस घर में या इस ऑफिस में जो कुछ भी अगर आप कंस्ट्रक्ट करें या रीफर्निश करें तो जो गुड्स या मटेरियल लगेगा वो भी आपने सप्लाई करना है, और इसके लिए जिस किस्म की भी प्लम्बिंग हो गई, डिस्टेंपर हो गया, जो भी सर्विसेज है वो भी आपने प्रोवाइड करनी है। तो जो मिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें गुड्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की नज़र में, और जो सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने भी इसको इसी तरह जो है ना कैटेगराइज किया। तो इस सेक्शन में वो बता रहे हैं कि जी एवरी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन। तो इस सेक्शन में थोड़ी सी यूनिक बात ये भी है कि नॉर्मली इससे पहले जो हमने इंपोर्ट्स का सेक्शन किया था या सैलरी का किया था उसमें पेमेंट करने वाला जो शख्स है वो एक ही है। जैसे इंपोर्ट्स के केस में लाजमन कलेक्टर ऑफ कस्टम्स ही आपसे इंपोर्ट के टाइम पे डिडक्शन करेगा। इसके अलावा जो है जो सैलरी है वो आपका एम्प्लॉयर, या अगर एम्प्लॉयर ने आउटसोर्स भी किया हुआ है किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया तो वो कॉन्ट्रैक्टर आपको पेमेंट करेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्टर भी आपका एम्प्लॉयर ही है। लेकिन यहाँ पर जो है हम बात करेंगे कि और बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो ना इंपोर्ट में, ना सैलरी में, ना डिविडेंड में, ना नॉन रेजिडेंट की पेमेंट में आते, तो वो यहाँ कवर होते हैं। तो ज़्यादातर और तो ये कहता है कि जो प्रिस्क्राइब्ड पर्सन है
तो इस सेक्शन में एक लिस्ट दी हुई है, जिसको इसीलिए आप इस सेक्शन को पहले देख रहे हैं। उस लिस्ट में जितने लोगों का भी जिक्र है, उन लोगों ने जब पेमेंट करनी है, और आज आप जब ये देख रहे होंगे तो आपको हो सकता है एक दो सरप्राइजेस बीच में मिले कि जी आपके ख्याल से ये लोग तो नहीं थे जिनको जो है ना डिडक्शन करनी थी या विथहोल्डिंग करनी थी सेक्शन 153 की, लेकिन उनको भी करनी पड़ी। तो ये प्रिस्क्राइब्ड पर्सन देखते हैं जो सब सेक्शन 7 में दिया। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि या तो आप पेमेंट फुल में कर रहे हो या पार्ट में कर रहे हो या एडवांस पेमेंट कर रहे हो, लेकिन सिर्फ रेजिडेंट पर्सन की बात हो रही। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो अक्सर ओवरलुक हो जाती हैं विथहोल्डिंग चार्ट्स में। तो यहाँ पर ये बात ज़रूरी है कि प्रिस्क्राइब्ड पर्सन जब पेमेंट कर रहा हो, इसका मतलब अगर आप प्रिस्क्राइब्ड पर्सन नहीं है तो ये सेक्शन आप पे अप्लाई नहीं होती है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप सैलरी ज़रूर देते होंगे, अनलेस कि आप सोल प्रोप्राइटर हो और आपके कोई एम्प्लॉयज़ ना हो। तो फिर गालिबन एम्प्लॉयज़ भी नहीं है, इंपोर्ट भी आप नहीं करते, गुड्स एंड सर्विसेज में आप प्रिस्क्राइब्ड पर्सन में भी नहीं आ रहे, तो तब आप जो है विथहोल्डिंग स्टेटमेंट्स भी फिर फाइल नहीं करेंगे अगर आप इंडिविजुअल है या एओपी। लेकिन अगर आप कंपनी है तो आपको हर हाल में विथहोल्डिंग स्टेटमेंट्स फाइल करनी है। और अगर आप एओपी भी हैं तब भी सेफ्टी के लिए, क्योंकि टैक्स वाले एफबीआर वाले विथहोल्डिंग के हवाले से ज़्यादा तंग करते हैं, एक्चुअल टैक्स कलेक्शन या जो टैक्स फाइलिंग है उसके हवाले से वो काम इसलिए तंग करते हैं क्योंकि जब टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हैं साल के आखिर में, तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप 214C में ऑडिट में सिलेक्ट होंगे, फिर 177 का नोटिस है, वो लंबा प्रोसेस है, उसमें उनकी पर्सनल कलेक्शन या करप्शन वो नहीं कर सकते। विथहोल्डिंग में वो झटपट आपको जो है ना वो कहे कि जी हम आप पर करोड़ों रुपए जो है आपने विथहोल्डिंग स्टेटमेंट नहीं फाइल की पिछले साल की, हम आप पे 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा रहे हैं। और रेट्स इसकी पेनल्टी इतनी हाई है कि अगर आप देखें तो साल में इतना जुर्माना बन जाता है। तो फिर आप घबरा के जो है उनकी बात सुन लेते हैं। तो ये विथहोल्डिंग स्टेटमेंट्स, विथहोल्डिंग टैक्सेस जो है उनका ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। और विथहोल्डिंग टैक्सेस या विथहोल्डिंग स्टेटमेंट के ऑडिट भी होते हैं। एफबीआर मालूमात में भी विथहोल्डिंग स्टेटमेंट से ही डेटा जाता है, तो काफ़ी इसको यूटिलाइज़ करें। कभी कभार वो जेन्युइन टैक्स इवेडर या टैक्स चोर को पकड़ लेते हैं, ज़्यादातर वो जेन्युइन टैक्स पेयर्स को तंग करते हैं जिनको टैक्स दोस्ती रिप्रेजेंट करा है। तो जब आपको पता चल गया प्रिस्क्राइब्ड पर्सन के लिए, और चाहे पेमेंट एडवांस में हो या हाफ हो या फुल हो, काम गुड्स हासिल करने के बाद हो या उसके से पहले रेजिडेंट पर्सन को, तो आप डिडक्शन करेंगे। और फिर यहाँ पे ये मुख्तलिफ सिनेरियोज़ हैं जहाँ पे उन्होंने लिमिट दिया। अगर आप किसी शख्स से, और वो हम फिर विथहोल्डिंग टेबल में देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ तीनों कैटेगरीज यानी गुड्स, सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्टर, फिर एक्सपोर्टर वगैरह का भी जिक्र है। और इस तरह मुख्तलिफ सब सेक्शंस जो हैं मुख्तलिफ सब टॉपिक से ज़िक्र करते हैं। और यहाँ पे अगर कोई डिफ़िकल्टी थी तो उन्होंने रेड का मतलब है कि इस साल ये चीज़ें ऐड हुई हैं। सेक्शन 6 तक पहुँच गए। सेक्शन नंबर 7, प्रिस्क्राइब्ड पर्सन मीन्स का मतलब है कि इसके अलावा और कोई शख्स प्रिस्क्राइब्ड पर्सन नहीं होगा सेक्शन 153 के लिए। फेडरल गवर्नमेंट, जो भी डिपार्टमेंट फेडरल गवर्नमेंट का है, जो भी फेडरल गवर्नमेंट है, वो जब अब कोई भी पेमेंट करेगी गुड्स, सर्विसेज या कॉन्ट्रैक्ट्स के, ऑलमोस्ट एवरीथिंग के लिए, मतलब स्टेशनरी और फर्नीचर से ले के वो कोई भी काम करवाते हैं, तो जो है कंस्ट्रक्शन का वगैरह वगैरह, तो फेडरल गवर्नमेंट डिडक्शन करेगी। और इसी तरह मैंने आपको बताया था पिछली दफ़ा भी, जो ब्रॉडशीट है उनको पेमेंट तो कर दी, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने एक लीगल फर्म को, लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस पर डिडक्शन नहीं किया। जितनी भी कंपनीज़ हैं उन्होंने जो है ना वो प्रिस्क्राइब्ड पर्सन है। इस वजह से अगर आपकी कंपनी डॉर्मेंट भी है तब भी आपने क्वार्टरली विथहोल्डिंग स्टेटमेंट्स फॉलो करनी है। क्वार्टरली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टैक्स ईयर 2022 में चल रहे हैं, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर में जितनी भी आपने ट्रांजैक्शंस की हैं जो इस सेक्शन या किसी और सेक्शन में फॉलो करती हैं, जो ये हम कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री कर रहे हैं विथहोल्डिंग पे, तो आप उन सारों की डिडक्शन तो उसी महीने करके विद इन 7 डेज़ गवर्नमेंट को वो पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। अब तो ऑनलाइन होते हैं, आप ही के अकाउंट से होते हैं। और जो है क्या कहते हैं, फिर
15 अक्टूबर तक जुलाई, अगस्त और सितंबर की विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल कर देंगे। प्रॉपर तरीका तो, बेहतर तरीका तो ये है कि आप हर मंथ जैसे जैसे विदहोल्डिंग करें और टैक्स चालान्स जनरेट हों, वैसे वैसे विदहोल्डिंग स्टेटमेंट में एंट्री करते जाएं। मुतलिक कंपनी के केस में कह रहा हूँ, क्योंकि कंपनीज अगर डॉर्मेंट भी हो तब भी उन्होंने नील टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, क्योंकि वो प्रिस्क्राइब्ड पर्सन है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर लॉ, ये बात हो रही है वो सारी फर्म्स या वो सारी एसोसिएशंस जो एओपी की डेफिनेशन में आती हैं, जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म वगैरह के साथ या और भी जो एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के इदारे हैं उनके पास प्रॉपरली रजिस्टर्ड हो, उनको पार्टनरशिप डीड के तहत इस वगैरह वगैरह। तो इसीलिए एसोसिएशन ऑफ पर्सन में को भी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है, एक तो क्वार्टरली भी, और फिर जो है क्या कहते हैं अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी है, तो इनके लिए भी ज़रूरी है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन दी हुई है, इसके अंदर जितने इदारे फॉल करते हैं, मेनली इसमें एक ऐसा इदारा जो प्रॉफिट तो ना कमाए लेकिन ग्रांट्स और मुख्तलिफ जो है डोनेशंस पे चले। तो आप कहेंगे कि ग्रांट्स और डोनेशन इनकम है, नहीं, ग्रांट्स और डोनेशंस इनकम तो नहीं है, लेकिन टैक्स फाइलिंग की रिक्वायरमेंट नॉन प्रॉफिट्स के लिए कंपलसरी कर दी गई है एनुअल इनकम टैक्स फाइलिंग की। इसी तरह उन पर विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स भी कर दी गई हैं। तो कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, जिस तरह देखें गवर्नमेंट भी प्रॉफिट नहीं कमा रही लेकिन उससे भी कहा जा रहा है कि वो विदहोल्डिंग करें। इसी तरह फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट, अगर एक शख्स बाहर है और बाहर से वो प्रोवाइड कर रहा है तो उसने भी पाकिस्तान में अगर वो सर्विसेज दे रहा है तो विदहोल्डिंग सर्विसेज करनी है। इसी तरह जॉइंट वेंचर और कंसोर्शियम कहते हैं कि जब मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटीज़ जैसे दो कंपनीज मिलके या एक पार्टनरशिप और एक कंपनी मिलके या दो पार्टनरशिप बिजनेसेस मिलके 50-50 के शेयर या इक्वल शेयर पर काम करते हैं, तो उन्होंने भी इस सेक्शन के तहत विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है, वो प्रिस्क्राइब्ड पर्सन है। इसी तरीके से जो है ये जो एक्सपोर्टर की कंडीशन है ये भी ज़रूरी है। जो भी एक्सपोर्टर होगा, और एक्सपोर्ट हाउस वो है जो ख़ुद तो शायद मैन्युफैक्चरिंग करता हो या नहीं करता हो, लेकिन वो स्पेशलाइज करता है एक्सपोर्ट करने में, तो एक्सपोर्ट हाउस की बात हो रही है। वो दोनों को, एक्सपोर्टर और एक्सपोर्ट हाउस दोनों ने विदहोल्डिंग एजेंट के तौर पे प्रिस्क्राइब्ड पर्सन है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अब आप कहेंगे कि ऊपर भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो बिल्कुल इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं, जैसे 3-4 भाई हो गए, वो लोग शुरू से बिज़नेस करें तो वो अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। तो अगर वो अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हैं और उनकी सेल पूरे साल में उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन को जो प्रॉपरली कहीं रजिस्टर नहीं हुआ, गवर्नमेंट के पास अनरजिस्टर्ड है, और उसकी पूरी सेल जो है 100 मिलियन रुपीज़, 100 मिलियन का मतलब है कि 10 करोड़ रुपए, 100 मिलियन रुपीज़, देख लेते हैं जी कैलकुलेटर पे, 100 मिलियन, ठीक है जी, 100 मिलियन, तो ये बन गए जी 6 सिफर होते हैं मिलियन, 7 सिफर करोड़, तो 10 करोड़। जिस अनरजिस्टर्ड बिजनेस की, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस, कामयाब बिजनेसेस हैं जो फैमिली बिजनेसेस हैं ज़्यादातर, वो किसी डॉक्यूमेंट के तहत नहीं बने, बल्कि जैसे जैसे फादर और फिर बच्चे और भाई और रिलेटिव्स ऐड होते गए एज ओनर्स, तो बिज़नेस बनता गया, और वो 10 करोड़ से ज़्यादा की सेल करते हैं प्रीवियस ईयर में। टैक्स ईयर 2021 में उन्होंने किया, तो टैक्स ईयर 2022 में ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो विदहोल्डिंग एजेंट बन जाएंगे। जब वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो उन्हें डिडक्शन करनी होगी और टैक्स, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स जो है वो जमा कराना होगा। ये उन बिजनेसेस के लिए जो सक्सेसफुल हो गए, और ये चीज़ अच्छी है कि जिस साल वो 10 करोड़ क्रॉस किया उन्होंने, क्योंकि हर साल ज़रूरी नहीं है कि जो है ना 10 करोड़ क्रॉस किया हो, जिस साल कम होगा उस साल वो विदहोल्डिंग एजेंट, उससे अगले साल वो नहीं होंगे, जिस साल क्रॉस होगा वो हो जाएंगे। ये जो ऊपर है इसमें कोई मॉनेटरी अमाउंट नहीं है, अगर आप 0 रुपीज़ या 10 रुपीज़ के भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो विदहोल्डिंग करनी। अब इंडिविजुअल बिजनेसेस, सोल प्रोप्राइटर भी ऐसे हैं जो शायद चेंबर ऑफ कॉमर्स में तो रजिस्टर्ड हों या वैसे, लेकिन वो प्रॉपरली
चूँकि सोल प्रोप्राइटर की में इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, तो वो उनका टर्नओवर अगर 100 मिलियन रुपीस या इससे ज़्यादा है प्रीवियस ईयर में, टैक्स ईयर 2021 ख़त्म हो चुके हैं, अगर आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की थी और उसमें आपने 10 करोड़ से ज़्यादा की सेल्स शो की थी, जो अच्छी बात है, तो फिर जो है आपको टैक्स ईयर 2022 में विद होल्डिंग करना है। और वो कहता है पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 मिलियन रुपीज़ और मोर इन। तो सेल्स टैक्स एक्ट में रजिस्टर होना, और फिर एडिशनल बात ऐड हो गई अभी रिसेंटली कि जो है सिर्फ ये नहीं कि वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो तो उसको विद होल्डिंग एजेंट होना है। इस पॉइंट पे भी एफबीआर वालों ने बहुत पैसे कमाए हैं बहुत सारे लोगों से, उसी तरह डॉर्मेंट कंपनियों से बहुत सारे पैसे कमाए हैं। उन्होंने स्पेशली देखा है कि जी ये कंपनी है डॉर्मेंट है, उसकी नील रिटर्न जा रही है या रिटर्न्स ही नहीं जा रही, तो उन्होंने उसको नोटिस भेज के फिर पता चला डॉर्मेंट है, तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, आप पे टैक्स तो नहीं बनता लेकिन आपने ये रिटर्न्स फाइल क्या लेट किए हैं, तो लेट फाइलिंग की वजह से आप पर इतने करोड़ों रुपए फ़ाइन बन गया, तो कोई बात नहीं, आप हमें पर्सनल कलेक्शन करवा दें, हमारा पर्सनल फ़ायदा कर दें। एक दफ़ा मैं जो है, क्योंकि आपको ये सारे प्रोसीजर्स मैं ब्रेवली यानी बड़े फ़ख्र से इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैं देखता आया हूँ और सुनते भी आए हैं, और फिर जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एफबीआर वालों के साथ और जगहों पे करप्शन करके बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं और फिर सारी महफ़िलों में बैठ के बताते हैं। तो मैं एक दफ़ा जो है, और ये पर्सनल मेरा वाक़या कि एक दफ़ा मैं एक क्लाइंट के बिहाफ पे गया, तो मेरे जो स्टाइल है एडवोकेसी का वो ये है कि पहले टैक्स वाले की बात सुनना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके नोटिस भेजा होता है, उन्होंने एक प्रोसीजर के तहत होता है, चाहे उनकी नीयत जो है पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो खैर उन्होंने नोटिस भेजा और उन्होंने मुझे सारी बातें बता दी, और चूँकि मेरे क्लाइंट के फेवर में मेरे पास केस लॉज भी थे और जजमेंट भी थी, और मेरे क्लाइंट की ऐसी कोई इंटेंशन भी नहीं थी कि वो करे, तो मुझे पता था कि वो तो फेवर में होगा, लेकिन उन्होंने मुझसे बड़ी अच्छी एक डिमांड की। मैं जब उनके पास जाके बैठा, डिप्टी कमिश्नर की बात हो रही है, तो उन्होंने ईद जो है ना 3 दिन बाद ईद थी, या 2 दिन बाद ईद थी, तो मेरे क्लाइंट को भी जल्दी थी, तो मैंने उनको मशवरा भी दिया था कि जी ईद के बाद जाऊंगा वरना वो ईदी ज़रूर मांगेंगे। तो मुझे डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि देखें जी आपके क्लाइंट ने 2 साल से विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स फाइल नहीं की, तो 3-4 करोड़ रुपए तो उन पर जुर्माना बन गया, तो ऐसे करें आप मुझे एक ऊँट ले दें, कुर्बानी मैंने करनी है ऊँट की, तो ये नोटिस को मैं जो है ना रफ़ा दफ़ा कर दूंगा। तो मैंने उनकी बात सुनी, उस बात पर क्या कर सकते हैं, अब आप ख़ुद सोचें कि एक अच्छे काम के लिए जो है पैसे बुरे तरीके से कमाए जा रहे हैं। तो खैर फिर मैं उनकी सारी बात सुनी, चला गया। फिर मैं जब वापस आया तो पूरी फ़ाइल तैयार करके, तो उन्होंने फिर मुझसे गिला किया कि आपने जो है और उन्होंने ही फिर जो है नोटिस इशू किया कि नहीं जी इस केस में पेनल्टी नहीं बनती, जो 3 करोड़ का उन्होंने जुर्माना बनाया था वो उन्होंने वापस ले लिया। और क्योंकि फिर जब आप प्रूफ दे दें और फिर भी वो ज़्यादती करे, तो फिर आप जा सकते हैं फेडरल टैक्स मोहतसिब के पास भी कि जी मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, मेरा केस बनता है, मेरे फेवर में बनता है, तो फिर डेफिनेटली वो आपके साथ ऑब्लाइज करते हैं। तो ऊँट तो वो ना ख़रीद सके उस ईद पे मेरे क्लाइंट के पैसों से, लेकिन ये है कि आप ये जो कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री देख रहे हैं इसमें प्रिस्क्राइब्ड पर्सन की मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ कि अभी तक तो एफबीआर के चूने बताए थे, अब ये जो बिजनेसमैन है इनके चूने आपको बताता हूँ। चाहे एक रेडी वाला बिजनेसमैन है, वो तो खैर बिलो टैक्सेबल इनकम नॉर्मली होता है, लेकिन ये जितने भी छोटे शॉपकीपर से बड़े बड़े जाइंट्स हैं, आपके बिजनेस टाइकून्स हो गए, और वो है उनकी रिस्पेक्ट इसलिए तो है कि उन्होंने बिज़नेस बड़ा रिस्की काम है, हर कोई नहीं कर सकता, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, लेकिन जहाँ टैक्सेस देने की बात है तो हर शख्स अपनी सेल्स, इनकम, प्रॉफिट और बिज़नेस और पर्सनल एसेट्स बचाता है। तो ये जो स्कीम है ये पिछले कानून 1979 के कानून से ये सेक्शन 153 की स्कीम इसलिए इंट्रोड्यूस कराई गई है ताकि कम से कम ये डॉक्यूमेंटेशन हो कि कौन किससे कितनी चीज़ ख़रीद रहा है और कौन कितना मुनाफा कमा रहा है। और इसमें 100% बिजनेसमैन का कसूर है कि वो इस तरीके से उन्होंने कर दिया कि अब जो है पाकिस्तान में कोई ट्रांजैक्शन भी आप करेंगे, कोई भी बिज़नेस करेंगे, तो आपको विद होल्डिंग
करनी पड़ेगी, अनलेस क्या आप ऐसे इंडिविजुअल हैं या अनरजिस्टर्ड एओपी, इसके अलावा तकरीबन सब लोग ही इसमें फॉल करते हैं। तो थोड़े लोग अपना फ़ायदा करने के चक्कर में उन्होंने अपने लिए मुश्किल कर लिया। जब एक दफ़ा अपने लिए खुद एक जाल बुन दिया, तो ये सेक्शन 153 और ये प्रिस्क्राइब्ड पर्सन को यूज़ करते हुए एफबीआर फिर आपको बहुत सारी चूनें लगाती है। तो इससे पहले कि आप 10, 15, 20 लाख या करोड़ों रुपए बचाने का सोचें, आप ये देखें कि ओवरऑल बिजनेस कम्युनिटी और जो आपकी इंडस्ट्री है उसके प्रॉफिट्स को आप अपनी गलत बिजनेस प्रैक्टिस से, क्योंकि पहली गलती बिजनेसमैन की है जिस पे फिर कैपिटलाइज कर रहे हैं एफबीआर, और ये करते रहेंगे जब तक ये सेक्शन अवेलेबल है। तो जो है ऊँट अच्छा जानवर है और कुर्बानी के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है उसकी, लेकिन पैसे जायज़ होने चाहिए जिससे आप कुर्बानी करें या कोई भी काम करें, वो जायज़ पैसे होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में विद होल्डिंग के टेबल के साथ केपीएमजी का जो है वो हम देखेंगे और आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।